मैं अविनाश कुमार। आज हम लोग जानेंगे प्रागैतिहासिक और इतिहास के बारे में। प्रागैतिहास और इतिहास क्या है? प्रागैतिहास जिसका कोई लिखा हुआ साक्ष्य या प्रमाण न हो, जिसका केवल अनुमान या संभावना के आधार पर कुछ बातें कही जाती हो या लिखी गई हो, संभावना के और अनुमान के आधार पर, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक कहते हैं या प्रागैतिहास कहते हैं। जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, जिस समय अक्षरों का विकास नहीं हुआ था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, इस समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी इसी तरह की संभावनाएं हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय जो भी बातें लिखी गई है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। वहाँ से मिले खुदाई से जो भी अवशेष हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनको देख करके पूर्व अनुमान लगाई जाती है और उस आधार पे, अनुमान के आधार पे कुछ बातें लिखी गई है या कुछ बातों की दावा की जाती है। इसलिए हड़प्पा संस्कृति के भी जो सारी चीज़ें हैं या उस समय का जो भी अनुमान लगाए जाते हैं, उस सारे चीज़ों को भी हम लोग प्रागैतिहास में ही रखते हैं। इसे भी प्रागैतिहास का एक हिस्सा ही माना गया है। प्रागैतिहास को दूसरे शब्दों में प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रस्तर युग, और इसे पाषाण काल भी कहा जाता है, स्टोन एज, प्रस्तर युग, पत्थरों का समय। ये हुआ प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहास, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, जिसकी कोई भी लिखित स्वरूप न मिला हो, अनुमानित स्वरूप मिला हो, उसे हम लोग प्रागैतिहास कहते हैं। जिसका अनुमान लगाया जाए, खुदाई से मिले वस्तुओं, खिलौनों या चीज़ों, हथियारों के आधार पर कुछ कहा जाए, तो वो प्रागैतिहासिक। और ऐतिहासिक कहते हैं जिसमें अक्षरों का ज्ञान विकसित हो गया था, लोग पढ़ना लिखना जान गए थे, कुछ लिखना शुरू कर दिए थे, और लिखी हुई, उस समय की लिखी हुई चीज़ों को जब हम पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं और उसको जब लिखा जाता है, तो वो इतिहास कहलाता है। यानी जो बातें लिखी हुई मिलती है, पूर्वजों के द्वारा लिखी हुई मिलती है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। इसका लिखित साक्ष्य हो, प्रमाण हो, तो उनको हम इतिहास कहते हैं। अब पाषाण युग के भी 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण युग यानी पत्थर का युग, जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं, या प्रस्तर युग कहते हैं। पाषाण युग में हुआ पूरा पाषाण युग, एक मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। ये 3 भागों में इनको बांटा गया है। इन तीनों में पूरा पाषाण युग में आते हैं, तो इन कालखंडों को फिर 3 भागों में बांटा गया है। निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी जिस समय पत्थरों का इस्तेमाल आदि मानव शुरू किए थे, उनको हम लोग कहते हैं निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, मिडिल पाषाण काल, जिसमें पत्थरों का इस्तेमाल बहुत अधिक आदि मानव करना शुरू कर दिए थे। बहुत हद तक पत्थरों का हथियार वगैरह बनाना शुरू किए, भाला बनाना शुरू कर दिए, तरह तरह के हथियार पत्थर से बनाना शुरू कर दिए, टंगारी वगैरह या घोंपने का, छेदने का, इस तरह की चीज़ें बनाने लगे, इसका खूब बढ़िया से इस्तेमाल करने लगे। ये मध्य पूरा पाषाण काल हो गया। और तीसरा है उत्तर पाषाण काल,
यानी जब इस पत्थरों के हथियार से जब वो आगे बढ़े, पत्थरों के इस्तेमाल का एक कह सकते हैं कि अंतिम सीमा जब आया, तो धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया आदि मानव। तो धातु के इस्तेमाल से पहले के समय को हम लोग कहेंगे कि इसको उत्तर पाषाण काल। अब उत्तर पाषाण काल के बाद मनुष्य उस समय भोजन का उत्पादन करना सीख गया, भोजन एकत्रित करना सीख गया, और आगे चल करके कांस्य युग का विकास हुआ। नदी घाटी के सभ्यता विकसित हुए, नदी के किनारे लोग बसना शुरू किए, समूह में रहना शुरू किए। पाषाण युग के बाद मनुष्य धातु के हथियार औजार बनाने लगे। नवपाषाण युग के अंतिम चरण से धातु का व्यवहार लगभग आरंभ हो गया था, अतः इसे धातु का युग भी कहा गया। सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल हुआ, तांबा के बाद कांसा का इस्तेमाल हुआ, अंत में लोहा का भी व्यवहार होना शुरू हो गया। इस आधार पर इन्हें धातु युग कहा गया, और धातु युग को भी 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ताम्र युग, कॉपर एज, ताम्र पाषाणिक युग है, उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लौह युग। तांबे का व्यवहार आरंभ होने पर ही पत्थर के उपकरणों का व्यवहार धीरे धीरे कम हुआ, अतः ताम्र युग को ताम्र पाषाणिक युग भी कहा जाता है। धातु युग पहले 2 काल का अंतराल बहुत छोटा था, परंतु तीसरा काल बहुत अधिक दिनों के बाद आरंभ होता है। ताम्रयुगीन ग्राम संस्कृतियों के कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। यानी एक धातु युग का जब समय आया, तो उस समय ग्राम और शहरी, गांव और शहर दोनों का धीरे धीरे उदय हुआ, विकास हुआ, और लोग गांव और शहरों में रहने लगे। लोहा का उपयोग आदि मानव के जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और इससे आदि मानव बहुत अधिक विकसित हुए, बहुत आसानी से कम एनर्जी में लगाते ही वो अपने कामों को कर पाते थे, दुश्मन को बड़ी आसानी से मार पाते थे, पेड़ पौधों को, खाने की चीज़ों को बड़ी आसानी से काट पाते थे, जिससे उनके शरीर की जो ऊर्जा था वो बहुत अल्प मात्रा में खर्च हो रहा था, और वो एनर्जी उनके मस्तिष्क पर लगने लगा, और वो और अधिक सोचने लगे और विकास करने लगे। चलिए, आज का इतना ही। वर्ष कल या अगले में हम लोग पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति किन किन 2 सिद्धांतों से हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तब तक विदा दें अपने मित्र अविनाश आर्यन को। जय हिंद, जय भारत।